हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। यह हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं छत्तीसगढ़ का इतिहास में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने पाषाण युग के बारे में समझा है, और जो सेकेंड जो हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, रामायण काल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। तो आज उसका आगे का पार्ट देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की चीज़ है ना। इतिहास को अगर हम समय के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस चीज़ों को समझना। तो उसी क्रम में ये हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास का ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो आप जरूर फर्स्ट और सेकेंड को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को आसानी से पॉइंट ऑफ व्यू से है ना क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्लास तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले महाजनपद काल। अब देखिए ये बात है महाजनपद काल। अगर हम समय की बात करें तो छठवीं शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की समय है ना। छठवीं शताब्दी से लेकर के चौथी ईस्वी ईसा पूर्व शताब्दी के बीच का समय महाजनपद काल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे लिए, तो देखिए यह भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का एक व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। तो हमें जो जानकारी है वो व्यवस्थित रूप में मिलना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए महाजनपद काल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे तो। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था अगर हम देखेंगे तो, जिसमें से एक चेदी महाजनपद था है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो 16 महाजनपद में से एक था आपका चेदी महाजनपद, जिसमें जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, अभी का जो छत्तीसगढ़ वो अंतर्गत आता था। तो क्वेश्चन यही पूछा आता है कि किस महाजनपद में है ना छत्तीसगढ़ आता था। तो आप याद रखेंगे चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। ये भी याद रखेंगे, राजधानी थी सुक्तिमती, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्र कहाँ आता था, बुंदेलखंड का पठार। तो अगर आप भारत का ऐसे मैप ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एरिया जो है बुंदेलखंड का पठार कहलाता था। तो इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, और यही इसी एरिया में हमारा छत्तीसगढ़, इसी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, चेदी महाजनपद के। ठीक है, तो देखो चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, उसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। याद रखेंगे चेदी महाजनपद का राजधानी। नामकरण, और छत्तीसगढ़ में जो चेदीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नामकरण चेदीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ पड़ा है। चेदी महाजनपद में आता था तो चेदीसगढ़ बोला गया, यहीं से छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा माना जाता है। इतिहासकार हीरालाल के अनुसार कालांतर में इसी के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है। तो जो इतिहासकार हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण इस एरिया को, जो छत्तीसगढ़ वाले एरिया को, क्षेत्र को चेदीसगढ़ बोला जाता था, वही धीरे धीरे होकर के चेंज होकर के छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। तो ये हम जान सकते हैं। आप याद रखना है किनके द्वारा बताया गया है छत्तीसगढ़ के इतिहासकार, मतलब किनके द्वारा बताया गया है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर के। तो हीरालाल का भी याद रखेंगे। आगे आगे जब हम आगे के क्लास देखेंगे ना, जब छत्तीसगढ़ का नामकरण के बारे में, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे कैसे चेंज हुआ, तो ये सब हीरालाल, इन सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। 16 महाजनपद चेदी महाजनपद में आता था, राजधानी सुक्तिमती थी। अब चलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, मतलब मौर्य काल के समय छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें हमें मिला है यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मौर्य काल से संबंधित, इसकी बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया महाजनपद काल छठवीं शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। उसके बाद दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर तीसरी, मतलब तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय को बोला जाता है मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, जो मेनली चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। अब देखते हैं इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक काफी अच्छा शासक था, जिनके शासन काल में समूचे भारत 5 प्रांतों में विभक्त, पूरे भारत का, देखिए यहाँ पर मैंने इनका प्रांत के बारे में बताइए पूरा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य साम्राज्य है पूरा, है ना। तो इस समय में दूसरी और तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में 5 प्रांतों में विभक्त था पूरे भारत। तो एक प्राची प्रांत था जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग आता था, और दूसरा एक कलिंग प्रांत था जो मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ आता था। समझ में आ रहा है, एक छत्तीसगढ़ है अभी का जो, तो इसका जो उत्तरी भाग है वो किस में आता था, प्राची प्रांत के अंतर्गत, जो 5 प्रांत में से एक प्राची प्रांत के अंतर। और ये जो नीचे और मध्य छत्तीसगढ़ का जो भाग है ना, ये कलिंग प्रांत के अंतर्गत। कलिंग प्रांत मतलब एक प्रकार समझ लीजिए स्टेट,
राज्य है ना, 5 राज्यों में विभक्त था जिससे वो शासन करते थे। क्योंकि राजाओं के द्वारा इतना बड़ा शासन करना आसान तो था नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र में शासन करना, तो अलग अलग भागों में विभाजित करके रखते थे, है ना। वैसा ही मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 5 प्रांतों में 5 राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, मतलब विभक्त था, जिसमें से छत्तीसगढ़ 2 पार्ट्स में आता था। जो उसका उत्तरी भाग है वो प्राची प्रांत के अंतर्गत, और जो नीचे का जो भाग है वो मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग है वो कलिंग प्रांत के अधीन आता था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कलिंग प्रांत है वो पहले शामिल नहीं था इसमें, है ना, मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। लेकिन अशोक, यहाँ पे देखिए, अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बना। क्योंकि ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, समझते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो मध्य और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना, कलिंग प्रांत में आता था। किसमें आता था? कलिंग। और कलिंग का राजा अलग था, ठीक है। लेकिन जब अशोक के कलिंग विजय के बाद, कलिंग को जब अशोक जीत लेता है मौर्य काल से, अशोक भी क्या है, मौर्य काल का मौर्य कालीन शासक है, तो अशोक के द्वारा जब कलिंग विजय के पश्चात छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में शामिल हो जाता है, भाग बना था, ठीक है, याद रखेंगे ये भी। तो मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तो शेष छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का इस हिस्सा था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पूरा रेड वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया आपका क्या है? कलिंग वाला एरिया है। क्या है? कलिंग। ये पहले कलिंग कलिंग के राजाओं के द्वारा शासन होता था यहाँ पर। लेकिन अशोक के विजय अभियान, कलिंग विजय अभियान के तहत, मतलब अशोक ने इस कलिंग को भी जीत लिया था अपने शासन काल में। फिर ये किस में आ गए? ये पूरे मौर्य साम्राज्य में ये शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को भी आप याद रखेंगे। प्रांत के बारे में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन जो छत्तीसगढ़, उसमें किस प्रांत में छत्तीसगढ़ आता था। इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ साक्ष्य मिले हैं मौर्यकालीन, चाहे वो सिक्के हो, आहत मुद्राएं हो, है ना, कुछ हमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ कुछ शिलालेख हो, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो मौर्यकालीन साक्ष्य के रूप में मिला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, सिक्के कहाँ से मिले हैं? शक्ति, जांजगीर, सारंगढ़। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ की मैप में अगर इमेजिन करेंगे, तो जांजगीर चांपा, शक्ति वाले एरिया में हमें देखने को मिला है सिक्का जो कि मौर्यकालीन प्रतीत होता है। अकलतरा, जांजगीर के और सारा गांव के बार या देवगांव वाले एरिया में देखिए इस प्रकार से सिक्का हमें देखने को मिलता है मौर्यकालीन, ठीक है। उसके बाद आहत मुद्रा और पंचमार्क एक मुद्रा होता है। आहत मुद्रा मतलब देखिए ये हो गया एक, है ना, इसके ऊपर आहत किया गया है, ठीक है। तो इसकी खोज करता है डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र, 1969-70 में इस मुद्राओं की खोज किया है। और आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा कहाँ मिला है? रायपुर के आसपास। देखिए रायपुर में तारापुर, आरंग, उड़ेला, तो ये वाले एरिया में आपको आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा मिला है। लेकिन नॉर्मल सिक्का अगर आप मौर्यकालीन बात करेंगे तो जांजगीर, शक्ति वाले एरिया में आप याद रखेंगे, है ना। अगर आप छत्तीसगढ़ का अगर मैप इस प्रकार से अगर ड्रॉ करते हैं, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया आपका जांजगीर चांपा शक्ति वाला हो गया, और ये वाला एरिया आपका हो गया रायपुर, तारापुर, आरंग वाला एरिया। तो इधर सिक्का मिला है, समझेंगे, और इधर क्या मिला है आपको? आहत मुद्रा मिला हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये? देखिए, इसलिए मैंने चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से अगर हम समझते हैं ना, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे आहत मुद्रा आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसके ऊपर आहत या फिर किसी चीज से आहत करके, पंच मार करके मुद्रा का निर्माण किया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अभिलेखी साक्ष्य, मतलब पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिला है हमें मौर्यकालीन। जैसे कि आप जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, ये सब कहाँ? ये रामगढ़ की पहाड़ी में है। कहाँ पर है? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा में। तो मैंने एक वीडियो लेक्चर और मैंने अपलोड किया है सरगुजा का पर्यटन स्थल वाले, है ना, जिसमें सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का मैंने पूरा डिटेल में देखा है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को, जिसमें मैंने रामगढ़ की पहाड़ी को काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए क्लियर किया है। तो उसमें मैंने बताया है जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, तो उस वाले लेक्चर को भी आप जरूर देखें। तब देख लेते हैं अभिलेखी साक्ष्य, मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ मिला है? अभिलेख मतलब पत्थरों में लिखा हुआ। मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है आपका जोगी मारा की गुफा में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये सीता बेंगरा की गुफा में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये सब क्या है? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और पाली भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हमें साक्ष्य मिला है रामगढ़ की पहाड़ी में, सीता बेंगरा की गुफा हो गया, कि जोगी मारा की गुफा में सब लिखा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो जोगी मारा की गुफा किसमें? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है। ये भी रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है। इसको वरुण देव का मंदिर कहा जाता है, जोगी मारा की गुफा को। इस गुफा में मौर्यकालीन एक उत्कीर्ण लेख, जो लिपि ब्राह्मी है भाषी
भाषा पाली है में प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या बताया गया है, जोगीमारा में सुतनुका नामक देवदासी के रूप दक्ष देवदत्त के प्रेम वर्णन का। तो सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त के प्रेम वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसको डिटेल में मैंने बता रहा हूँ, डिटेल में आप लोगों को पर्यटन वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। सीता बेंगरा की गुफा को प्राचीनतम नाट्यशाला की संज्ञा दी गई है ना, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख पत्थरों पे लिखा हुआ साक्ष्य में मिला है। भाषा जिसका मैंने बता दिया पाली और लिपि जो है ब्राह्मी। अशोककालीन मूर्ति की प्राप्ति कहाँ हुआ है, तो कोटाडोल याद रखेंगे, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अशोककालीन मूर्ति की प्राप्ति MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे, कोटाडोल। ठीक है, अब बात याद करते हैं यात्रा वृत्तांत। हमें कुछ कुछ जानकारी यात्रा वृत्तांत मतलब कोई आया रहता है यात्रा, वो अपने उसमें बुक में लिखता है उस चीजों को जो देखा रहता है ना। तो ऐसी चीनी यात्री जो हेनसांग है, इसका यात्रा विवरण है, ये आया था। तो इसने अशोक के यहाँ अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया है। तो इनके जो यात्रा वृत्तांत है, जो इसके जो बुक है ना, जो आया था, तो जो बुक लिखा है उसमें इसने बताया कि अशोक ने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। जो तुरतुरिया जिला बलौदा बाजार नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे सिरपुर वाले एरिया में है ना, बलौदा बाजार और महासमुंद के जो सिरपुर वाला एरिया है, इसमें बौद्धकालीन विहार देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि जो अशोक थे है ना, मौर्यकालीन शासक जो अशोक थे, वो बौद्ध धर्म को काफी मानते थे और बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये चीनी यात्री हेनसांग ने बताया है कि अशोक ने भी यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये सब चीजें मौर्यकालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में हमने देखा। एक जांजगीर शक्ति वाले एरिया में देखा, सिक्के मिले हमें। एक रायपुर वाले एरिया में हमें देखने को मिला आहत मुद्राएं मिला। और यात्रा वृत्तांत में हमने देखा कि सिरपुर वाला एरिया जो है आपका है ना, वहां पर बौद्ध स्तूप का निर्माण, तुरतुरिया जो बलौदा बाजार एरिया में बौद्ध भिक्षुओं का विहार का निर्माण करवाया गया था। ये हो गया आपका मौर्यकालीन साक्ष्य। अब बात करते हैं मौर्यकालीन के समय सुंग वंश का भी शासन। देखिए, तो मौर्यों के पश्चात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सुंगों का शासन हुआ। देखिए, अभी हमने मौर्य काल का शासन के बारे में देखा। इसमें हमने क्या देखा, मौर्य काल का कब से का तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक था। अब तीसरी से दूसरी की ओर जा रहा है, मतलब अब मौर्यों के पश्चात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सुंगों का शासन स्थापित हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है एरिया पूरा दिखा रहे हैं, सुंग वंश के बारे में बता रहे हैं। ये पूरा देखिए एरिया, इसमें पूरे जो रेड एरिया है ये भी क्या बता रहे हैं, सुंग वंश। इसका राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए सुंगों का आधिपत्य रहा। देख सकते हैं इनका शासन व्यवस्था पूरा रेड कलर में, ये सुंगों का शासन व्यवस्था है। तो इसके में थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का भी पार्ट हिस्सा में था, सुंग वंश के कंट्रोल में था। ठीक है, बस इतना ही जानना है हमें। अब इसमें से देख लेते हैं कुछ साक्ष्य देख लेते हैं। जैसे सिक्के मिले हैं, सुंग शासन काल के समय के सिक्के कहाँ मिले हैं, तो मल्हार में। इस पॉइंट पे याद रखेंगे, मल्हार है ना, मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में है। तो वसुमित्र जो सुंग शासक कौन है, वसुमित्र के सिक्के हमें मिले हैं तांबे के, जिसमें अश्वमेघ चित्रांकन किया गया है। रत्रो रत्रो वसुमितस उत्कीर्ण है। तो पहला तो ये है कि सुंग शासन के समय भी छत्तीसगढ़ सुंग वंश के शासन काल में उस क्षेत्र में एरिया में आता था। तो सबसे पहला एक हमें मल्हार में एक सिक्का मिला है ना, जो वसुमित्र एक सुंग शासक का नाम है, वसुमित्र के बारे में जानकारी देता है, जिसने अश्वमेघ। दूसरा एक प्रतिमा मिला है हमें मल्हार में ही। देखिए, मल्हार में ही विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह सर्वप्रथम अभिलेखित प्रतिमा है जिस पर सुंगकालीन लिपि में लेख उत्कीर्ण है, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार। तो मल्हार आप जगह को याद रखें सुंग शासन से संबंधित साक्ष्य के लिए। वहां पे सिक्के मिले हैं, वहां पे मूर्तियां जो मिली है विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियां, इसमें भी कुछ सुंग वंश शासन से संबंधित कुछ लेख उत्कीर्ण है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हम आते हैं सातवाहन वंश। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थोड़ा ये मजबूत वंश था, है ना। सातवाहन, तो मौर्य शासन की समाप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता लुप्त हो गई थी। देखिए, जब मौर्य वंश भारत पे अपना राज कर रहे थे तो काफी एकता था, मतलब काफी बड़े एरिया पे मौर्य वंश का शासन व्यवस्था था। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन होना स्टार्ट होता है, पूरे भारत जो है ना बहुत सारे राजवंशों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि कोई एकरूपता नहीं था, एक अच्छा ऐसा शासक नहीं मिल पा रहा था जो पूरे एरिया को कंट्रोल
कर सके, नियंत्रित कर सके। तो इसलिए एकता लुप्त हो गई थी। तो इस अवधि में देश में विभिन्न भागों में अलग अलग राजवंशों की अलग अलग सत्ता स्थापित हो गई। मेनली मौर्य वंश जब थे ना, तब बड़े लेवल पे शासन व्यवस्था था पूरे भारत पे। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का अशोक के बाद, मौर्यकालीन शासक अशोक के बाद पतन होना स्टार्ट हुआ मौर्य वंश का, फिर बहुत सारे राजवंश, अलग अलग राजवंशों के सत्ता स्थापित होगी। मतलब अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा अधिकार, अलग अलग वंशों के द्वारा शासन व्यवस्था स्थापित कर ली गई। ठीक है, तो इसमें से एक था सातवाहन वंश। मौर्य के बाद एक शासन व्यवस्था, एक शासन सातवाहन वंश के द्वारा शासन व्यवस्था चलाएगा, जिसको देख सकते हैं आप। एरिया देखिए, सातवाहन वंश का एरिया ये है, पूरे एरिया दिख रहा है आपको ये वाला, ये सातवाहन वंश का एरिया है ना, देख सकते हैं हम सातवाहन वंश। इसमें भी देखिए और डिटेल में दिख रहा है आप लोग को। तो इसमें देखिए, ये है साक्स, ये है मित्र, ये है मगध वंश, ये है कलिंग वंश, वैसे इधर चोल है ना, पांडव। तो ये सब अलग अलग बहुत सारे शासक, बहुत सारे राजवंश का उदय होने लगा। मौर्य काल जैसे पतन की ओर गया ना, तो पूरे भारत में अलग अलग वंशों का शासन स्टार्ट हो गया। उसी में एक काफी बड़ा जो राजवंश था वो था सातवाहन वंश। बाकी देखिए, मित्र वंश, मगध वंश, कलिंग वंश, साक्स वंश, शाक वंश, ये सब अलग अलग था, चोल है ना। लेकिन सातवाहन वंश काफी बड़ा था। इस सातवाहन वंश के समय छत्तीसगढ़ का कुछ भी पार्ट को इनके द्वारा, सातवाहन वंशों के द्वारा या शासकों के द्वारा जीता गया था। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में दक्षिण में सातवाहन वंश, जो कि एक ब्राह्मण वंश था, याद रखेंगे, की सत्ता स्थापित हुई। और इस सातवाहन वंश का अब कहाँ पे पहुंच गया, 72 से 200 ईसा पूर्व, 72 से 200 ईसा पूर्व। देखिए होता ये है ईस्वी समझ लीजिए, है ना। तो इससे पहले अगर हम चलेंगे तो ईसा पूर्व कहलाता है, इसके बाद हम चलेंगे तो ईस्वी कहलाता है। तो अब 72 से 200 ईस्वी की बात आ रही है अब। तो समझिए इसको, तो जैसे 50,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व से फिर 2,000 ईसा पूर्व, फिर 300 ईसा पूर्व, ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुंचे, ईस्वी में पहुंचे। ईसा पूर्व से, ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व, तो ज्यादा से कम होते होते गए हम। फिर उसके बाद ये बढ़ेगा, एक से लेकर के इधर आगे बढ़ते जाएगा, जिसमें हम अभी कितने में हैं, 2025 ईस्वी में है हम, है ना, यही चीज है। तो अब देखिए, अब सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था कहां से कहां तक है, 72 से 200 ईस्वी आ गया। अब ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे आप, अब 72 से 200 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में स्वयं को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, इस चीज को याद रखेंगे। क्या बोलते थे अपने आप को सातवाहन वंश लोग, दक्षिणापथ के स्वामी, क्योंकि वो दक्षिण में शासन करता था। सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था कहाँ है, देखिए भारत में किधर है, दक्षिण में है ना, पूरा दक्षिण वाले एरिया में होने की वजह से दक्षिणापथ के स्वामी अपने आप को लोग कहते थे। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इनका, प्रतिष्ठान, पैठान या महाराष्ट्र, याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बता देता हूँ, ये वाला एरिया, ये क्या है आपका, ये प्रतिष्ठान लिखा है। अब प्रतिष्ठान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये इनकी राजधानी थी, किनकी, सातवाहन वंश की। क्षेत्रीय राजधानी मल्हार। अब क्षेत्रीय राजधानी जो छत्तीसगढ़ के एरिया जब इसमें आता है सातवाहन के वंश में, तो मल्हार वाला जो एरिया है, कौन सा है, मल्हार इनकी राजधानी थी। मल्हार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस में है, ये बिलासपुर में आता है। तो सातवाहन वंशों का जो क्षेत्रीय राजधानी कौन क्या क्या था, मल्हार। प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक। ठीक है, प्रमुख शासक अपीलक, वरदतश्री, वेदश्री, इन तीनों के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिले हैं। अपीलक, वरदतश्री, वेदश्री, ये तीनों शासक किसके हैं, तो सातवाहन वंश के शासक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अलग अलग राजाओं के नाम दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा सातवाहन वंश से संबंधित शासकों के नाम बताइए, कोई एक ऑप्शन है, कोई दो ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखेंगे। तो सातवाहन वंश के 3 शासकों के बारे में मेनली हमें छत्तीसगढ़ में पढ़ना रहता है, अपीलक, वरदतश्री और वेदश्री। ठीक है, मैंने एरिया को बता दिया आप लोगों को। अब हम चलते हैं तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपीलक। सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा निम्न स्थानों से प्राप्त हुई। पहला, बालपुर, रायगढ़, कुछ स्थान जांजगीर चांपा में। देखिए फिर वही वाला एरिया, रायगढ़ और जांजगीर चांपा वाले एरिया में हमें अपीलक की मुद्राएं देखने को मिली है। मल्हार, मैं पहले भी बोला मल्हार क्या था, इनका क्षेत्रीय राजधानी था। सातवाहन वंशों का एक क्षेत्रीय एरिया का एक राजधानी, मेन राजधानी तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था उनका, लेकिन छत्तीसगढ़ की ओर भी तो उनको राज करना है, तो कोई ना कहीं एक तो क्या बोला जाए, मुख्यालय बनाना पड़ता है ना। तो क्षेत्रीय राजधानी इनका मल्हार था, तो वहां से तो इनका साक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बालपुर और मल्हार। दूसरा है कुमार वरदत श्री,
तो शक्ति के निकट गुंजी से प्राकृतिक भाषा में वर्णित सातवाहन कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो फिर वही देखिए, रायगढ़, बालपुर और जांजगीर चांपा लगभग पास वाले डिस्ट्रिक्ट है दोनों। तो जांजगीर चांपा के गुंजी, जिसको हम दमाऊ दरहा दहरा के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी सातवाहन कालीन शिलालेख उत्कीर्ण, वहां पर जाएंगे तो कुछ लिखा हुआ है जो सातवाहन कालीन है, जिसमें सातवाहन शासक कुमार वर्दत श्री का उल्लेख है। तो इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सातवाहन कालीन कुमार वर्दत श्री के बारे में कहां पर शिलालेख में लिखा हुआ है, तो गुंजी दमाऊ दहरा आपको याद रखना पड़ेगा। इस शिलालेख में कुमार वर्दत श्री द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय देने का उल्लेख है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखा है उसमें? अपनी आयु बढ़ाने के लिए उन्होंने 1000 गायों का दान किया था। किनको? ब्राह्मणों को। ये शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? गुंजी दमाऊ दहरा में, है ना। उसमें लिखा है कि कुमार वर्दत श्री ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दिए थे। तो यहीं से जानकारी हमें मिलती है इनके बारे में, कुमार वर्दत श्री में। कहीं ना कहीं कुमार वर्दत श्री उस एरिया में आया रहा होगा या फिर शासन करता रहा होगा, तभी तो उनके बारे में वहां पे लिखा गया है। ठीक है, अन्य प्रमाण देख लेते हैं और क्या क्या प्रमाण मिला हमें। तो ये काष्ठ स्तंभ लेख, काष्ठ स्तंभ लेख मतलब लकड़ियों पे लिखा हुआ लेख, है ना। तो सातवाहन कालीन एक काष्ठ स्तंभ 1921 में डबरा तहसील, देखिए शक्ति वाले एरिया, फिर वही शक्ति आपका एरिया हो गया, जो मल्हार वाला एरिया हो गया। शक्ति में हमने देखा गुंजी वाला एरिया, गुंजी दमाऊ दहरा के अंतर्गत किरारी गांव में, याद रखेंगे। तो जो किरारी नाम का गांव है, किरारी गांव किसमें आता है? शक्ति में हमें क्या देखने को मिला है? सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ, मतलब एक ऐसा स्तंभ मिला है लकड़ी का जिसमें कुछ कुछ आपको बोलेंगे लिखा हुआ, उसको काष्ठ स्तंभ बोलते हैं। तालाब, पुराने तालाब। इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन कर्मचारी अधिकारियों के पदनाम उल्लेख है। अभी इसको देखेंगे हम लोग, क्या क्या पदनाम है उनका, है ना। यह काष्ठ स्तंभ वर्तमान रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित रखा गया। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, काष्ठ स्तंभ महंत घासीदास संग्रहालय में वो रखा गया। उसको अभी देखेंगे सबको। अगला है मूर्तियां, देखते हैं क्या क्या मूर्तियां हैं साक्ष्य में। तो बिलासपुर जिले के, फिर वही देखिए, मल्हार आ गया, समीप बूढ़ी खार, मल्हार के समीप एक बूढ़ी खार जगह है, इसमें चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति हमें देखे, चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति हमने देखा, अभी शुंग वंश के टाइम में भी देखा, है ना। अब ब्राह्मी लिपि में लिखा अंकित मिला हमें। यह लेख प्रभावती व भारद्वाजी नामक स्त्रियों द्वारा मूर्ति निर्माण को सूचित करता है। राजा वेद श्री की जानकारी कहाँ मिलती है? तो मल्हार में, याद रखेंगे। ठीक है, व्यापारिक संबंध भी हमें देखने को मिला है। हमें बिलासपुर के चकरबेड़ा में, याद रखेंगे, बिलासपुर के चकरबेड़ा में आपको रोम के सिक्के मिले। किसके मिले? रोम के सिक्के। तो ये इस रोम के सिक्कों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सातवाहन कालीन शासकों का रोम, मतलब, है ना, व्यापारिक संबंध, विदेशों से, रोम से भी इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा, तभी तो रोम के सिक्के हमें देखने को मिला है। बिलासपुर के चकरबेड़ा में हमें मिला है, मतलब कहीं ना कहीं व्यापार होता रहा होगा, जिसका साक्ष्य है रोम के सिक्के। मतलब रोम के साथ, यूरोप के साथ सातवाहनों का विदेशी व्यापार होता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। संघाराम का चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है। देखिए मैंने क्या बोला है, चीनी यात्री आया था हेनसांग। सातवाहन नरेशों ने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन के लिए, अब देखिए अशोक के टाइम भी बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। फिर अशोक के बाद सातवाहन शासन आता है दक्षिण भारत में, तो इनके द्वारा भी, सातवाहनों के द्वारा भी बौद्धों के लिए, अलग अलग दार्शनिकों के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे लिखा है, देखिए, बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन। अबे बौद्ध दार्शनिक है, मतलब दार्शनिक मतलब जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला कौन था? नागा अर्जुन। तो के लिए दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक 5 मंजिल भव्य संघाराम बनवाया गया। मतलब भव्य एक, क्या बोला जाए, रहने का जगह बनवाया गया। किनके लिए? नागा अर्जुन। तब आपको पूछा जाएगा कि नागा अर्जुन जो बौद्ध दार्शनिक है वो किस शासन काल से संबंधित है? तो सातवाहन काल से संबंधित है। सातवाहन काल के समय वो आया रहा होगा, तभी तो उनके लिए बनवाया गया, है ना। ये किसमें पता चलता है? तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इसकी बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। संघाराम क्या एक बिल्डिंग है, समझ लीजिए।
यात्रा वृत्तांत, इनके समय में प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी भी आया था, जो कि मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का था। टॉलमी भी आया था छत्तीसगढ़ में। इन्होंने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेखित किया है। तो जो एक मिस्र का जो विद्वान है वो टॉलमी आया था छत्तीसगढ़ में। उसने अपने विवरण में, यात्रा वृत्तांत में, अपने जो आया हुआ है उस बुक में लिखा है छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। सातवाहन काल के समय टॉलमी एक जो कहा मिस्र का यात्री आया था। इन सब चीजों को याद रखना है आपको, किसके शासनकाल में कौन प्रसिद्ध विद्वान आया था, कहाँ से आया था। ठीक है, और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो सातवाहनकालीन शासकों ने बूढ़ी खार मल्हार में पोटानार नामक तालाब बनवाया था। वही वाला एरिया है, मल्हार वाला एरिया। दक्षिण कौशल का पूर्वी भाग चेदी वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था। लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवाहनकालीन शासन अपने आप को क्या बोलते थे? दक्षिण पथ स्वामी या दक्षिणा पथ स्वामी, मैंने बता दिया ऑलरेडी ऊपर में। मल्हार की गढ़ी क्षेत्र में पक्की ईंट की एक सीलिंग या मृण मुद्रा प्राप्त हुई, जिस पर वेद सीरीस लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो अपीलक, वरदत्त श्री, कुमार वरदत्त श्री, है ना, वेद श्री, कास्ट स्तंभ, ये सब चीजों को आप याद रखेंगे। अब कहाँ कहाँ वाले एरिया मिला है देखिए। तो अभी हम जितना हम देख रहे हैं, अभी जितना भी हमने पढ़ा, मल्हार जांजगीर चांपा वाला एरिया, मल्हार मतलब बिलासपुर वाला एरिया हो गया आपका। जांजगीर चांपा शक्ति वाला एरिया, रायगढ़ वाला एरिया में हमें देखने को मिला है। ये मेनली इसी एरिया में हमें साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। ठीक है अभी तक। अब हम इसके बाद चलते हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, है ना, बहुत सारे राजवंशों का उदय हो गया था। उसमें से एक था सातवाहन वंश, जो कि अदर राजवंशों के कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो काफी ये मजबूत शासक था, इसीलिए सातवाहन वंश काफी मजबूत था। पद नाम, हाँ देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा था काष्ठ स्तंभ, है ना, काष्ठ स्तंभ में एक चीज लिखा था, पद नाम बोले थे कि सातवाहन कालीन क्या क्या पद नाम था कर्मचारियों का, इसके बारे में बताया गया है काष्ठ स्तंभ में। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस वाला लाइन को देखिए। इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन कर्मचारी अधिकारियों के पदनाम उल्लिखित है। तो इसी को देखते हुए हमें अलग अलग पदनाम देखने को मिला है। क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। तो कुल पुत्रक बोलते थे अभियंता या फिर इंजीनियर को, जो अभी के। लेखाहारिक मतलब पत्रवाहक को बोलते थे। धावक डाकिया को बोलते थे। सातवाहन कालीन ये पदनाम है ना, जो अभी के कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। महानासिका भोजन के प्रबंधक को बोलते थे। गणक जो गणना करने वाला था। खजांची था जोड़ने घटाने वाला जो भी। भंडागारी मतलब भंडार गृह का अधिकारी, जो मेन स्टोर रूम का जो ऑफिसर होता था। पल्लवी, है ना, पल्लवी भी पालक मांस बाजार का जो अधिकारी होता था। उसके बाद आपका क्या है? पाद मूलिक मंदिरों का रक्षा करने वाले को। महासेनानी महासेनापति को। गृहपति राजमहल प्रबंधक को, है ना, गृहपति मतलब घर, घर मतलब राजमहल को देखने वाला। महासेनानी मतलब महासेनापति। अश्वारोह, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़ों के गृह का अधिकारी जो होता था। हस्तारोह हाथी के गृह का अधिकारी, मतलब घोड़े को रखने वाले उस घर का अधिकारी, है ना। वैसे हस्तिपक हाथी पकड़ने वाला, पक मतलब पकड़ने वाला समझ लीजिए। गो मांडलिक गौशालाओं की, गौशाला को जो मेंटेन करता था। यान साला युद्ध नागरिक रथ अस्त्रों और रक्षा अधिकारी को। रथिक मतलब सारथी। सौगंधक गंध मतलब सुगंध मतलब इत्र परीक्षण अधिकारी। और प्रतिहार जो अभी के निज सचिव या फिर पर्सनल सेक्रेटरी को उस टाइम बोला जाता था। तो ये नाम के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें तो कनेक्टेड है ना। गृह मतलब घर, अश्व मतलब घोड़ा, हस्ती मतलब हाथी। तो इन सब चीजों को इस आधार पे आप लोग याद रखे रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वंश की ओर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वंश की ओर। इसमें अब एक वंश है कुषाण वंश। क्या है? कुषाण वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिला इस वंश से संबंधित? तो छत्तीसगढ़ पर कुषाण वंशी राजाओं का आधिपत्य रहा है। कुषाण वंशी शासक विक्रमादित्य कनिष्क के अनेक सिक्के प्राप्त हुए। मतलब कुषाण वंश के शासक कौन है? एक है विक्रमादित्य, पहले तो याद रखेंगे विक्रमादित्य, और दूसरा है आपका कनिष्क। ये दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। अब कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला है? तो तेलीकोट, एक रायगढ़ के तेलीकोट गांव, इसमें कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व सीके साहू हुए।
तो देखिए ए वाला भी कहाँ एरिया आ गया, रायगढ़ वाला। तेलीकोट याद रखना है आपको। बिलासपुर में तांबे के सिक्के मिले हैं, कोरबा में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। तो 2-3 जगह को आपको याद रख लेना है कुषाण वंश से संबंधित के लिए, ठीक है। तो डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेघ वंश के बारे में देख लेते हैं। छोटे छोटे वंश है ये, कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ में इनका साक्ष्य मिला है। तो सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात, अब देखिए सातवाहन वंश जब पतन की ओर जाता है गुप्तों के उदय के पूर्व, तो सातवाहन वंश मेन वंश था, है ना। उसके बाद इधर आता है गुप्त वंश, ये दोनों मेन वंश था। लेकिन इन सातवाहन वंश के जाने के समय मतलब पतन के समय और गुप्त वंश के आने से पहले मेघ वंश भी एक वंश था। संभवतः दक्षिण कौशल क्षेत्र में मेघ वंश ने शासन किया। दक्षिण कौशल मतलब मध्य छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिवमेघ यमेघ की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। मेघवंश मतलब मेघ होना चाहिए। संभवतः मेघवंश ने यहाँ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया होगा, जब अभी गुप्त वंश का उदय नहीं हुआ है। सातवाहन वंश खत्म हो रहा है, गुप्त वंश आने से पहले का जो एरिया, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो गुप्त वंश है वो बहुत बड़ा शासक है ना। उसके बारे में डिटेल में जब पढ़ते हैं तो पूरे वो भारत को जीत चुके थे लोग, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो 6 शासकों के बारे में हमें देखे हैं, सिक्के प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में। मेघवंश में माघश्री या मेघश्री, यमेघ, विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ और वसंतमेघ। तो ये मेघ से संबंधित आप नाम याद रखेंगे मेघवंश का, ठीक है। उसके बाद है मित्रवंश, जैसे मैंने बताया था, है ना। सातवाहन वंश के समय अलग अलग एरिया में अलग अलग बहुत सारे वंश थे। उसमें एक था मित्रवंश, इनका शासन मैकाल और मल्हार क्षेत्र में। वही बात है कि सातवाहन वंश का जब पतन होना स्टार्ट होता है ना, तो अलग अलग राज्य जो वंश है वो धीरे धीरे अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाने लगता है। तो सेम मित्र वंश का भी कुछ साक्ष्य में मल्हार में मिल चुका है। देखिए पहले क्या था, पहले ये था मल्हार में, है ना। पहले मल्हार में हमें साक्ष्य मिलता है किसका, सातवाहन वंश का। लेकिन जब पतन हो रहा है तो इसी मल्हार में और वंश आक्रमण करने लगे, समझ लीजिए। तो उसमें से एक था मित्र वंश भी। तो नामकरण इन शासकों के नाम में मित्र उपाधि जुड़ा हुआ था। क्या हुआ था, मित्र उपाधि से मित्र वंश, ठीक है। जैसे कि अधीन, सातवाहनों के अधीन सामंत के रूप में मल्हार पर शासन कर। अब देखिए इनका कैसे हुआ है। तो सातवाहन जब वंश था, सातवाहन वंश, अब इनके एरिया को संभालने के लिए सामंत रखते थे। सामंत मतलब मंत्री रखते थे। तो उन्हीं में से मंत्री थे मित्र वंश के जो संस्थापक थे, जिसने मित्र वंश को लाया है। तो उनके सामंत ही थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो मंत्री लोग ही धीरे धीरे, जब सातवाहन वंश पतन की ओर चल रहा था, मतलब खत्म होने की कगार पे था, तो यही मंत्री लोग अपने अपने एरिया में राजपाट ग्रहण कर लिए। तो इसी से सामंत के रूप में मल्हार पर शासन कर रहे थे। इसमें प्रमुख में रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र, इनके द्वारा मित्र वंश का स्थापना कर दिया गया था। नॉर्मल चीजें हैं। सिक्का देख लेते हैं कहां से मिला इनका। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग में वेदिका वृक्ष का अंकन एवं अग्रभाग में मल्हार चिन्ह, शासक का नाम, हाथी का अंकन आदि हमें देखने को मिला है। इतिहासकारों के अनुसार शुंग वंश का साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, किंतु इन क्षेत्रों के शासकों ने अपने नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना प्रारंभ रखा। अनुमान लगाया जाता है कि कल कौशल क्षेत्र में शासित मित्र वंश शुंगों का ही एक भाग था। मतलब ऐसा अनुमान है, अभी कंफर्म नहीं है कि जो मित्र वंश है ये शुंगों का ही एक पार्ट है, मतलब एरिया था समझ लीजिए, बट ये कंफर्म नहीं है। और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित मल्हार में हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। यह मुद्रा 2री और 3री शताब्दी की है, इसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अलग अलग वंश, जैसे मित्र वंश मैंने बताया, मेघ वंश, कुषाण वंश आपको देख सकते हैं। तो आप सब वंश को ना कोशिश करिए एक ही पेज में लिखें, जितना छोटा लिखें, और सबकी राजधानी को याद रखें। एक किस एरिया में शासन करते थे छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा वाले एरिया में, है ना, गुंजी दमऊ दहरा मैंने बोला, शक्ति वाले एरिया में, कि मल्हार वाले एरिया में। इन सब चीज़ों को आप एक मैप के थ्रू, छत्तीसगढ़ का मैप, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा भी आप लोगों को। छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग ड्रॉ करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस राजवंशों का शासन व्यवस्था था। अभी आपको स्टोरी को समझना चाहिए, कहानी को समझना पड़ेगा कि कैसे धीरे धीरे करके इतिहास अपना स्वरूप बदल रहा है ना। पहले शासन व्यवस्था कैसे कैसे करके मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से सातवाहन की ओर आए। सातवाहन जब पतन की ओर गया तो अलग अलग राजवंश आ गए छोटे छोटे। फिर इसके बाद इन सबको हरा करके आ जाएगा गुप्त वंश। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें गुप्त वंश के बारे में डिटेल में समझेंगे, और बहुत सारे वाकटक वंश, गुप्त वंश, एक एक करके ये सब बड़ा बड़ा वंश के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, एरिया को समझे होंगे, है ना। और इनको एक एक बार जब आप पढ़ेंगे अपने से ना, तो बहुत आसानी से आप लोगों को और समझ में
आते जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास को समझना है तो हमें कहानी के साथ, स्टोरी के साथ समझना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।